जो इंटरेक्टिव टेस्ट सीरीज़ 9 हुआ था जिसमें टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, ये उसका डिस्कशन है। जैसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? ई, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू यानी जहाँ पर एन इंटीजर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज क्यू था जिसको, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके बिल्कुल सेंटर पे प्लेस कर दिया गया है और बोला गया कि अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू बतानी थी। तो पहली चीज़ ये कि ये जो स्मॉल, इसकी जो नेचर होगा वो निगेटिव होगा इसका। जैसे अगर एक बार ऐसे सोच लो कि मैं इसको इक्विलिब्रियम में मान लेता हूँ और ये क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा रिपल्सिव, इसकी वजह से रिपल्सिव लगेगा ही लगेगा। तो ये जो फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इस चार्ज का निगेटिव होना जरूरी है। खैर ये तो बस साइन देखने का तरीका बताया मैंने। और यहाँ पे हम ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी मान लें, आप अपने आंसर में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। तो ये तुम चार्ज कुछ भी मान लो, इसके और इसके बीच का फोर्स लिख लो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसके और इसके बीच का फोर्स लिख लो और दोनों को जोड़ के बराबर 0 कर दो। तो Q का मैग्नीट्यूड और साइन ये दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू गिव इट पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁷ कूलम। सिंपल, Q बराबर एनी फार्मूला। चार्ज की वैल्यू 10⁻⁷ दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितना रिमूव किया जाए और चार्ज ई का पता ही है तो एन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 2 चार्जेस हैं जो पहले एयर में रखा गया और फोर्स एफ है। फिर बोला गया कि उसको किसी लिक्विड वो दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम? तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है 1/k टाइम्स हो जाता है, तो फोर्स विल बिकम F/k। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि 2 चार्जेस हैं 30 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम, और बोलता है कि वो पॉइंट बताओ 30 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। तो जब दोनों चार्जेस सिमिलर होते हैं, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो कहीं बीच में मिलता है। तो यहाँ से x दूरी मान लेंगे, यहाँ से 20 - x, और दोनों के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर कर देंगे क्योंकि 2 वेक्टर यहाँ पर आएंगे ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगी। तो दोनों जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी बैलेंस पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो ये फार्मूला यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू रख दिया गया, तो यल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत सिंपल मेथड है, काइनेमेटिक्स से लगा सकते हैं। पहले तो आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए, और ये फार्मूला चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। v² बराबर u² प्लस 2s, और इनिशियल स्पीड 0 है, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया था कि एक बॉल है जिसपे सेंटर पे -100 E चार्ज रख दिया गया और इसके टोटल चार्ज जो ऊपर है वो -20 E है। तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? तो पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे माइनस है, चूँकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बॉल के अंदर, तो इस सरफेस पे, अंदर के सरफेस पे +100 E चार्ज आएगा, और फिर यहाँ पे +100 E है तो यहाँ पर -100 E चार्ज आएगा। तो ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? अंदर तो नेट चार्ज 0 ही रहेगा और सरफेस पे चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? -120 E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया कि 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं और चार्ज Q -Q होता ही एक डाइपोल का, पता ही है आपको। इसको सेल के अंदर रख दिया गया तो कितना फ्लक्स मिलेगा? तो भाई डाइपोल 1 रखो या 5 रखो या 100 रखो, नेट चार्ज तो 0 ही होगा। तो सेल के अंदर नेट इनक्लोज चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है कि ये 2 पैरेलल लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट वायर है मान लो, और एक पर +λ एक पर -λ, बीच की दूरी r है। तो इसके मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? तो +λ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इस तरफ जाएगा, और फार्मूला λ/2πε0
माइनस की वजह से फार्मूला वही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन वायर की तरफ ही होगा। तो इसलिए दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो जाएंगे। जब दो वेक्टर एक दिशा में होते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड दोनों जुड़ जाएगी। फार्मूला λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2 रखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये जुड़ के आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया कि ये डाइपोल रखा हुआ है इस तरफ हमने ओरिजिन पे, और यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से ये π/3 एंगल पे हमने एक पॉइंट P लिया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो आपको पता है ना कि जब ये ऐसे होता है डाइपोल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक इस तरफ जाती है, और दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। इसको आगे बढ़ाया तो x एक्सिस का थीटा एंगल बनाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फ़ा आमने सामने होता है। अब इस ट्रायंगल में ये जो थीटा है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर है तो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस π/3 होगा। और अल्फा निकालने का रिलेशन आपको पता है, ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 60, ये थीटा होता है ना, तो tan 60 होता है √3, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3/2, तो यहाँ पे आप रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अलॉन्ग रखा गया इसको, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी -P cos थीटा से, थीटा 0 है ना इसमें, तो ये हो जाएगा। अब इसको जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 -1, इसलिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो P हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो 2P आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला गया कि पेंडुलम है और जो बॉब लटका हुआ है उसका चार्ज -Q है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे हमने +Q चार्ज रख दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L/g से ज़्यादा कम बराबर क्या। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो इसको हमने डिस्प्लेस किया थीटा एंगल, तो अगर चार्ज नहीं होता था तो यहाँ पे करने पर तो रिस्टोरिंग फोर्स ये थीटा एंगल है, तो mg sin थीटा आता था। अब अगर +Q चार्ज रख देंगे तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो तो इधर ही लगेगा, ये F लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स T लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। तो FBD मैंने जो बनाया उससे आपको दिख रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिस्टोरिंग फोर्स डज नॉट चेंज, और जब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी नहीं चेंज होगा, यानी आंसर 2π√L/g रहेगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये गॉस लॉ पर बेस्ड है। इसमें ये बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और वो स्फेयर के सेंटर से y दूरी पर रखा गया है, तो इस और y की वैल्यू r से कम है, तो y की वैल्यू अगर r से कम है तो यहाँ से यहाँ तक r होगा, तो वायर तो ऐसे ले जाना पड़ेगा। अब वायर पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स पास होगा, तो वायर का लेंथ निकालेंगे, और लेंथ निकाल के उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेयर मिल जाएगा। अब ये निकालने के लिए थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये r दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो गया, √r² - y², और ये लेंथ पूरा लेंथ लेंगे ना ये, तो 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू ये L मल्टीप्लाई कर दिया, और फ्लक्स कितना, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, L की वैल्यू आप रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो A और B तो भाई सेम पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन पे हैं, तो A बराबर B हो जाएगा, और C तो चूंकि हायर से लोअर की तरफ जा रहा है यानी C का पोटेंशियल कम होगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, बस दिखने में ये बहुत बड़ा सवाल टाइप का लग रहा था, बहुत ही ईजी है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो फ्लक्स दिया हुआ है क्यूब से पास होने वाला वो 1.05 दिया हुआ है, साइड दे रखा है 0.1 मीटर, तो बोलता है कि कितना चार्ज है क्यूब के अंदर, तो सीधे सीधे फार्मूला फ्लक्स बराबर Q/ε0, Q की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है कि पोटेंशियल और x का रिलेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और x का रिलेशन दिया हुआ है, और बोलता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको पता है ना -dV/dx होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -dV/dx डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, और किस पे निकालना है फिर, -210 पे निकालना है,
-210 पे निकालना है। तो चूंकि x के फॉर्म में है तो x की वैल्यू आपको -2 रखनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू -2 रख के आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है, ये दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2, इस पे ये सिमिलर चार्ज दिया हुआ है। सिमिलर का मतलब कि दोनों का नेचर सेम दिया हुआ है, कहने का ये मतलब है ऑप्शन के हिसाब से वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना। तो यहाँ पे पहले वाले का क्या रखोगे, Q1 बाई इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², तो Q1 बाई 4πr²। दूसरे का Q2 बाई 4π कैपिटल R²। तो Q1 और Q2 की वैल्यू आपको इस फार्मूले से मिल जाएगी। ये ऐसे लिखेंगे ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो स्फेयर का तो सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो Q1 और Q2 आपको मिल गया। अब Q1 Q2 जब मिल गया तो आपको पता है ना कि कैसे सेंटर पे यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं। तो इसकी वजह से लिखेंगे Q1 बाई स्मॉल r और इसकी वजह से Q2 बाई कैपिटल R, और Q1 और Q2 जो आपने निकाला है यहाँ पे वो रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है और यहाँ पे चार्जेस ऐसे रख दिए गए हैं। तो बोला गया कि कैपिटल Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q सो दैट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0 है ना। तो आप लिखिए इसका एनर्जी पूरा, तो इसका लिखोगे KQ1 Q2 बाई R, इसका भी KQ1 Q2 बाई R, तो वो 2 टाइम्स कर दिया है यहाँ जोड़ के, और इसका KQ1 Q2 बाई R सॉल्व कर लेंगे, 0 रख देंगे पूरा एनर्जी, तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें दो काम करते हैं कि एक तो आप या तो फार्मूला रट के सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो बहुत छोटा सा एक प्रोसेस है वो जान लीजिए कि चार्ज कंजर्व करो और वॉल्यूम कंजर्व करो। तो जैसे ये छोटी छोटी 8 ड्रॉपलेट्स हैं जो मिलके एक बड़ी ड्रॉपलेट बना रही है, तो बड़े वाले का चार्ज Q और रेडियस R और छोटे वाले का चार्ज Q रेडियस स्मॉल r मान लो। तो पहले तो चार्ज बराबर कर दो तो चार्ज बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वॉल्यूम कंजर्व किया तो कैपिटल R और R में रिलेशन आ गया। अब इसका तुम पहले पोटेंशियल लिख लो, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, शायद 1 मिनट, हाँ ये 20 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बड़े वाले का पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया और छोटे वाले का लिखोगे, वो भी निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो और ये सोल्यूशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर ये मेटेलिक प्लेट डाल दिया, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, बीच की दूरी d है, बीच में जो मीडियम है वो एयर है, और इसमें T थिकनेस में कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया है, मेटेलिक प्लेट डाल दिया है। तो जब मेटेलिक प्लेट डालते हैं तो जो एयर बचता है वही इफेक्टिव डिस्टेंस मान ली जाती है, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये D माइनस T हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोला है कि जब एरिया ए है, D है बीच की दूरी, तो जो इसका कैपेसिटेंस है वो 60 माइक्रोफैरड है। तो जब एरिया डबल कर दिया गया और डिस्टेंस जो है ट्रिपल कर दिया गया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो एरिया की जगह डबल कर दिया, D की जगह पे 3D कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। और A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू 60 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर दिया है, एक का रेडियस ए एक का B दिया है, और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो वायर से कनेक्ट करने पे ये वाला सरफेस और ये अंदर वाला सरफेस तो सेम पोटेंशियल पे आ गए, यानी इसका और इसका तो कुछ कैपेसिटेंस बनना नहीं है फिर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ बाहर वाला सरफेस, तो वो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और आइसोलेटेड कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला गया है कि 80 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और उसको 1000 वोल्ट तक चार्ज किया गया, और फिर इस एनर्जी को हम पेशेंट को दे रहे हैं ड्यूरिंग अ पल्स, है ना, और ड्यूरेशन दे रखा है 3 मिली सेकेंड। तो पावर तो होता है ना एनर्जी बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम एंड एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कितना, हाफ CV² बाई टाइम। सॉल्व कर लेंगे, C दिया है, V दिया है, टाइम दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया है कि जैसे कोई कैपेसिटर है जिसका एरिया A है, बीच की दूरी D है, और उसके बीच में एयर भरा है, तो उसका तो कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। फिर बोला जा रहा है कि अब उसके बीच में आधी थिकनेस में T बराबर D/2, जो D है उसकी आधी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, तो वो जो है 4/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। तो ये जो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई की, आपको पता है ना कि जब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं T थिकनेस में, तो ये फार्मूला होता है।
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी की वैल्यू डी बाई 2 रख देंगे, और ये जो है ओरिजिनल का 4/3 टाइम्स हो गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, के की वैल्यू 2 आ रही है सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बोला गया है कि एक कैपेसिटर को हम चार्ज किए बैटरी जोड़ के, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड बोला कि U नॉट है, और U नॉट की वैल्यू हो गई हाफ CV²। अब क्या किया गया कि सेम पोटेंशियल पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कैपेसिटर के अंदर, मतलब बैटरी को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब एनर्जी हो जाएगी हाफ, तो V तो वही रहेगा क्योंकि बैटरी सेम पोटेंशियल तक चार्ज कर रहे हैं, और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, तो हाफ CV² की जगह U नॉट, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है लोगों के लिए। ये जैसे ये इस तरह से बना रखा है कि ये प्लेट्स के बीच की दूरी d है, हर प्लेट के बीच की दूरी, सबका एरिया ये है। तो जैसे पहला और दूसरा मिलके कैपेसिटर बनाएगा, दूसरा और तीसरा, तो जितने भी कैपेसिटर बनेंगे सबका कैपेसिटेंस ये होगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और इसको मैंने कन्वर्ट किया है इस सर्किट में, जैसे इस तरह से जोड़ने का मतलब होता है कि 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे, 3 और 5 सेम पोटेंशियल पे, और आपको P और Q के बीच में बताना है, तो आपको इसको सर्किट में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 और 2 का हमने बना दिया पहले, ठीक है, 1 और 2 का बना दिया। अब 1 जो है ये 4 के साथ सेम पोटेंशियल पे है, और 4 और 5 भी कैपेसिटेंस बना रहा है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं 2 और 3 बना रहा है, तो 2 और 3 लिया, लेकिन 3 और 5 सेम पोटेंशियल पे है, तो ये मैंने सेम पोटेंशियल पे जोड़ दिया लाके सबको। और 2 वाला जो है ये P पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट Q है, 3 और 5 वाला। तो ये इसको मैंने इस तरह की सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, और सबका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से चार्ज जाएगा, जैसे P और Q के बीच में बताना है, तो इसके बीच में एक बैटरी जोड़ दूँ। अब यहाँ से चार्ज आएगा, ये डिवाइड होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इधर से चार्ज आएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, यानी 2C। और ये चार्ज Q में चला गया पूरा, और 2C, और ये जो C है इस 2C के साथ किस में है, सीरीज में है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये कितना आ गया 2C/3। अब ये पूरा जो सिस्टम है ये इसके साथ पैरेलल में है, यानी 2C/3 प्लस C कितना आ गया भाई 5/3C, और C की वैल्यू कितनी है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में ये दे रखा है 12 वोल्टेज सर्किट बना के, और बोलता है कि इसके बीच इस पर कितना पोटेंशियल आएगा। पहले इस सर्किट को रिड्यूस कर लो, पहले इस सर्किट को रिड्यूस किया तो ये दोनों पैरेलल में है, 6 और 3 तो कितना हो गया 9 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया। अब इसको डिवाइड करना है ठीक है ना। तो आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, ये C1 C2 हो और पोटेंशियल मान लो पूरा V को डिवाइड करना हो, तो C1 तो C और V का देखो इन्वर्स रिलेशन होता है, Q बराबर CV लिखते हो तो C और V का इन्वर्स रिलेशन। तो अगर V1 लिखना हो तो ऐसे लिखा करो C1 प्लस C2 इंटू V, V को ही तो डिवाइड करेंगे, और V1 लिखना है इस पे, चूंकि इन्वर्स रिलेशन है तो ऊपर C2 लिख दो। ऐसे ही अगर V2 लिखना है तो क्या करेंगे C1 प्लस C2 इंटू V लिख के, V2 है तो ऊपर C1 लिख देंगे। तो यहाँ पे तुम्हें 4.5 पे निकालना था, ये 12 वोल्ट है, और यहाँ पे V1 लिखना है, तो V1 देखो यहाँ पे निकालने के लिए पहले दोनों को जोड़ो, C1 प्लस C2 टोटल वोल्टेज 12, और चूंकि इस पे लिखना है तो इससे मल्टीप्लाई करो 9, सॉल्व करने पर ये 8 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोला है कि पहले वो एयर में है कैपेसिटर, तो उसका 1 माइक्रोफैरेड है वैल्यू, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितनी है 1, और फिर उसके बीच में इस तरह से ये प्लेट्स हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, इधर K1 8 वैल्यू है और K2 की वैल्यू क्या है 4 है, ये डाल दिया गया। तो बोलता है कि अब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये इधर से मान लो प्लेट जुड़ी है ना, तो ऐसे तो चार्ज आएगा तो दोनों डिवाइड होगा, तो दोनों पैरेलल में होंगे ना, तो ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं C1 की, तो C1 की वैल्यू लिखेंगे तो चूंकि आधा आधा डिवाइड किया गया तो एरिया तो प्लेट का आधा हो गया ना, तो एरिया जब प्लेट का आधा हो गया तो A की जगह A/2, वैसे हमको लिखना क्या होता है फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई 2, तो A की जगह पे क्या लिख दिया A/2। दूसरा चीज़ मीडियम जो है एप्सिलॉन नॉट पहले एयर होता है, अब चूंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A/2 8 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही है,
C2 लिखना है फिर से वही ए की जगह पे A/2, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक 4 है तो 4 को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया बाई डी, सॉल्व कर लिया 4 + 2, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू तो 1 होगी, रख के आप देख लेंगे 6 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन है, और इसमें ये दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइट प्लेट है ये, और यहाँ पे एक बॉब है, पेंडुलम है जो लटका दिया गया है। तो यहाँ पे थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोल रहा है कि सिग्मा और थीटा का क्या रिलेशन होगा, है ना। तो पहले अब BD बनाते हैं, तो ये mg बनेगा, यहाँ पे ये टेंशन जाएगा, ये थीटा है तो टेंशन का 2 कंपोनेंट, t cos थीटा t sin थीटा, और ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, और इसका चार्ज अगर q है तो q इंटू e, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर, दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स होगा, तो ये ऐसे बन गया t sin थीटा QE, और e की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और t cos थीटा बराबर mg होगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा और थीटा का ये रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में ये बोला गया कि पहले एक बैटरी है V वोल्ट की, और उससे C और 2C 2 कैपेसिटर को चार्ज किया गया, ठीक है। तो पहला काम तो ये करो कि चार्ज तो निकाल ही लो, दोनों पैरेलल में हैं, तो C + 2C 2C हो जाएगा, Q बराबर CV, टोटल चार्ज इतना रहेगा। फिर बैटरी को रिमूव कर दिया गया, और रिमूव करने के बाद जो C वाला है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया K का, तो बोलता है कि अब पोटेंशियल क्या होगा। तो ये तो कॉमन पोटेंशियल का केस हो गया कि दोनों को पहले चार्ज किया गया और फिर बैटरी को हटा दिया गया, तो कॉमन पोटेंशियल सीधे निकालो, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज बाई C1 + C2, तो टोटल चार्ज ये है, और C1 ये जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो K टाइम्स हो जाएगा KC, ये तो वही रहेगा 2C। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सिंपल कॉमन पोटेंशियल का केस था ये जो है ये स्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम है। जैसे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसमें से कोई हम करंट फ्लो नहीं कराते हैं यानी उस कैपेसिटर की लाइन में जब स्टेडी स्टेट, ये केस आप स्टेडी स्टेट लेके चलेंगे, अपने सिलेबस में यही आता ही है, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो स्टेडी स्टेट है यानी इस लाइन में करंट नहीं जाएगी, यानी करंट इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी। और ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो इस सर्किल में इस सर्किट में अगर आप करंट निकालेंगे तो I बराबर टोटल क्या हो जाएगा, V/R। तो इस वाले लाइन में, इस वाले लूप में वोल्टेज कितना है 2.5 वोल्ट, और करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 और +0.5, 2.5 यानी करंट 1 एम्पियर जा रही है। तो इसमें 1 एम्पियर गया, यानी इसमें वोल्टेज कितना आया 1 वोल्ट, इसमें भी कितना आया 1 वोल्ट। तो इस लाइन, चूंकि सब पैरेलल में है, तो इस लाइन के क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा 2 वोल्ट। अब मैंने बोला कि इसमें तो करंट जा नहीं रही है, यानी इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल कौन खा जाएगा, कैपेसिटर खा जाएगा। यानी इस पर पोटेंशियल कितना आ गया 2 वोल्ट, तो इस पर चार्ज कितना आ गया Q बराबर CV 10 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसमें ये बोला गया कि वायर इज स्ट्रेस टू मेक 0.1% लॉन्गर देन इट्स रेजिस्टेंस। तो आप चूंकि चेंजेस जो है 0.1% बहुत कम है, तो आप एरर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर आपने ρL/L लिख दिया, और आपको पता है कैसे केसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो एरिया को लिख सकते हैं क्या V/L, वॉल्यूम बाई लेंथ। तो वॉल्यूम बाई लेंथ ऊपर चला गया, तो रो और V रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो केवल R और L में आप एरर का फार्मूला लगा लीजिए, तो एरर का फार्मूला ये बन जाएगा डेल्टा L/L दिया है 0.1, तो 0.2% इंक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला गया कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं जिनको सीरीज में जोड़ा गया, तो ये ओवरऑल पावर P देते हैं, और अगर उसी बल्ब को हम पैरेलल में जोड़ें तो पावर कितना होगा। तो आपको पता है कि सीरीज में पावर का ये फार्मूला होता है, सीरीज में आता है तो पैरेलल टाइप का फार्मूला, पैरेलल में आता है तो सीरीज टाइप का फार्मूला। तो 1/P, तो एक बल्ब की पावर मिल गई आपको। अब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो मैंने बोला पैरेलल में सीरीज टाइप का फार्मूला होता है, तो सबको जोड़ देंगे, P1 + 3P1 की जगह 3P रख दिया, तो यहाँ 9P आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, पहले उसके पहले ये समझ लो कि ये सर्किट जो बनती है कि हम किसी बैटरी का जिसका EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R है। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो ये फार्मूला आप यूज़ करते थे। इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आता है V, वो ये होता था V = E - IR, और V बराबर IR होता है। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 है तो करंट I1 है, तो इसी में I1 R1 = E - I1R, R स्मॉल r तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरे केस में बोलता है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 हो गया,
जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 हो गया तो करंट I2 हो गई, तो ये फार्मूला बन गया। और दोनों की मदद से आप करंट की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आप क्या करेंगे कि 2 में से 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे V बराबर E माइनस आई आर होता है तो आप सबने पढ़ा होगा, बहुत इजी सी चीज़ है ये कि इसका ग्राफ किस टाइप का आएगा, Y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। चूँकि V जो है Y एक्सिस पे है तो V की जगह पे Y रख दो, I जो है X एक्सिस पे है तो I की जगह X, और ये R की जगह पर M आ गया है, और E तो कांस्टेंट होता है तो ये माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ आता है। तो बोलता है कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप तो ये इतना होगा। तो यहाँ पे स्लोप अगर निकालना है तो I की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो I 0 रखेंगे तो V की वैल्यू E के बराबर, यानी यही इसका स्लोप हो गया। और इंटरसेप्ट ये रहेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब क्या, R नहीं बल्कि माइनस R हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन पे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 में ये सर्किट दिया हुआ है और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, वी ए माइनस वी बी। तो किरचॉफ लॉ से आप लगाते हैं इसको। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मान लीजिए, करंट ऐसे जा रही है 2 एम्पियर, तो कैसे लिखने का तरीका है कि पहले वी ए लिखते हैं। अब इसमें जो करंट जा रही है इसके डायरेक्शन को सपोर्ट करता है इसलिए माइनस, तो वी बराबर आई आर माइनस 12। यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव ले रहे हैं तो देखो इस डायरेक्शन को ये अपोज कर रहा है इसलिए उसको माइनस लिखते हैं। तो वायर के केस में जब डायरेक्शन सपोर्ट करता है तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन बैटरी के केस में सपोर्ट करता है अगर डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आई आर माइनस 18 वोल्ट, ये इसका डायरेक्शन देखते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, छोटे वाले प्लेट से बड़े वाले प्लेट की तरफ, तो ये वाला इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो प्लस 4 वोल्ट और माइनस आई आर बराबर वी वी, तो वी ए माइनस वी वी की वैल्यू। किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा ही होगा। ये तो 38 नंबर क्वेश्चन जो था ये तो सिंपल फार्मूले पे सवाल था। स्मॉल आर इज इक्वल टू आर L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। L1 की वैल्यू 240, L2 की वैल्यू 120, तो इस पर कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 39 ये ऐसे बना रखा है और बोलता है कि जब हम पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 300 है, और जब ए और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 100 है, ओके। तो ए और बी के बीच में करने पर मान देते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, तो केवल ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे तो केवल E1 इफेक्टिव EMF होगा, तो E1 इज इक्वल टू KL1, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वोल्टेज बाई लेंथ, ठीक। और जब ए और सी के बीच में जोड़ेंगे तो ये दोनों बैटरी, जब ए और सी के बीच में जोड़ेंगे तो दोनों बैटरी कैसे जुड़ा हुआ है, रिवर्स पोलैरिटी में। और क्वेश्चन में दिया है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दोनों को डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें ये बोला है कि n सेल्स हैं जिनका EMF E है, उन सबको पहले जोड़ दिया गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसमें से 3 सेल को रॉन्गली कनेक्ट किया गया, मतलब रिवर्स पोलैरिटी वाला केस है। तो पहले तो टोटल EMF N ही होगा, लेकिन जब 3 को रॉन्ग कनेक्ट कर दिया है ना, यानी अब क्या हुआ कि n माइनस 3 सेम पोलैरिटी और बाकी जो 3 है वो रिवर्स पोलैरिटी, तो जो सेम में है उसका ये हो गया और रिवर्स वाले का EMF इतना हो गया। तो नेट EMF के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस 6e आ जाएगा। बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल ही सकते हैं, r को n बार जोड़ देंगे तो nr हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में ये दिया हुआ है कि ये R1, ये सारा R1 है, ये सारा, और बीच वाला जो है R2 है। तो ये एक्चुअली बन रहा है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका रेशियो 1, इसका 1, तो ये बीच वाला हट गया, तो ये बीच वाले सारे हट जाएंगे, यानी केवल ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये 10 है ना, तो ये 40 हो गया, ये 40 पैरेलल में है तो क्या हो गया 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया हुआ है ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है फार्मूला तो यही लगेगा ये वाला, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट पे पूरा एक्सप्लेन किया है बस, और कुछ है नहीं इसमें। तो पहले L1 की वैल्यू क्या दिया 75 और L2 की वैल्यू 60, ठीक है ना। तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा उसका, पोटेंशियोमीटर का, कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, और यही फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 में ये दिया है कि एक वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में है और इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, मैं R मान लेता हूँ, और A और B के बीच में ये बैटरी कोई जोड़ दी गई। तो A और B के बीच में बोल रहा है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो
करंट जैसे जाएगी इधर से करंट जाएगी, यहाँ पे डिवाइड होगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी, अब फिर इधर से इधर आ जाएगी और ये घूम के फिर अंदर आ जाएगी बैटरी के। तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में। तो हम अलग अलग रेजिस्टेंस निकालें। तो R1 याद होगा फार्मूला, रो एल बाई ए थीटा बाई 2 पाई होता है, और रो एल बाई ए तो पूरा रेजिस्टेंस होगा, तो R थीटा बाई 2 पाई, और R और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, और 2 पाई मतलब 360, तो कितना आ गया ये R/8 आ गया। और ये वाला जो पार्ट बचा, तो ये एंगल कितना बचा, 360 में से 45 घटा दिया तो 315 डिग्री, तो ये फार्मूला बन गया 15/360 7 R/8, और दोनों का R इक्विवेलेंट लिख दिया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 44 में ऐसे सर्किट दिया है, तो एक्चुअली ये है क्या कि ये इस सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया, ये जैसे A और C है ना यहाँ पे, और A और E देखो सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है ना। तो A और C के बीच में ये सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, A और C के बीच में ये आप देख लीजिए 5 ओम 15 ओम जुड़ा हुआ है, ये B पॉइंट है, और चूंकि A और E जो है ये सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जोड़ दिया ये सेम पोटेंशियल में, और E और C के बीच में, तो E और C के बीच में ये जुड़ा हुआ है, ये मैंने ऐसे सर्किट बना दिया इसको। मतलब ये पूरा जो लाइन था ये सीरीज में जुड़ा था, उसी सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब ध्यान से अगर देखो तुम, तो अगर हम कोई वायर जोड़ें यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, 10/5 2 13/15 2 रेशियो बराबर है, यानी बीच में कोई अगर वायर जोड़ भी दें तो करंट नहीं जाएगी। और ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों जो है सेम पोटेंशियल पे हों। तो B और D जो है सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब ये जो होता है I और V का कर्व है, ओम्स लॉ पर बेस्ड है, तो I और V का कर्व ये tan थीटा क्या देता है 1/r देता है। तो tan थीटा निकालें अगर, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा चूंकि उल्टा है ना, तो जिसका थीटा कम होगा, तो थीटा किसका कम है T2 वाले का, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी R2 जो होगा R1 से ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि ऐसे केसेस में जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, RT = R0 1 + α × T, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, चूँकि R2 ज़्यादा है यानी टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, यानी T2 > T1 होगा।